Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn Center State Relations, Legislative Relations Part 2. लास्ट वीडियो में हमने सेंटर स्टेट रिलेशन के लेजिस्लेटिव रिलेशन में टेरिटोरियल एक्सटेंट का पॉइंट डिस्कस किया था. आज हम पार्ट 2 करेंगे इसका, लेजिस्लेटिव रिलेशन पार्ट 2. हमने देखा था जैसे कि इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, स्टेट के पास अपनी पावर्स हैं, तो इसलिए उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ताकि वो दोनों मिलके देश को चला सकें. तो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए फेडरल सिस्टम के लिए पावर को डिवाइड किया गया है, सेंटर और स्टेट. तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन. इसमें से हमने कल लेजिस्लेटिव रिलेशन का टेरिटोरियल एक्सटेंट डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए. आज हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. लेजिस्लेटिव रिलेशन में जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, लॉ मेकिंग सब्जेक्ट हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे बांटा गया है सेंटर और स्टेट के बीच में. मतलब किस सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है, किस सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बना सकता है, ऐसा सब्जेक्ट जिस पे दोनों लॉ बना सकते हैं, तो उसके बारे में आज जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट. जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स हैं, जैसे कि हमें पता है 3 लिस्ट में डिवाइड किए गए हैं सब्जेक्ट्स, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, 7 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. तो जो यूनियन लिस्ट के मैटर्स हैं उसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट. उस पर सिर्फ पार्लियामेंट, संसद ही लॉ बना सकती है. ठीक है. इट हैज़ 98 सब्जेक्ट्स. उसमें ऑलमोस्ट 98 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस, देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस हैं, इंश्योरेंस, करेंसी, ये सब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं और उसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है. द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट. अब जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट. जो स्टेट लिस्ट में मैटर हैं उन पर जो लॉ बनाएगा वो स्टेट लेजिस्लेटर बनाएगा. तो जो हर स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाएगा स्टेट लिस्ट के मैटर पे. ठीक है. It has 59 subjects like public order, health and sanitation, theatres, etc. उसमें 59 सब्जेक्ट्स के आसपास है, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, ये सब स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं. थिएटर्स, ये सब क्या है, स्टेट लिस्ट के मैटर हैं. तो इन पर जो लॉ बनाएगा वो स्टेट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर. और जो यूनियन लिस्ट के मैटर्स हैं उन पर लॉ बनाता है सिर्फ पार्लियामेंट. नेक्स्ट है, both the parliament and state legislature can make laws with respect to matters in the concurrent list. अब concurrent list में जो मैटर है, जो थर्ड लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, concurrent लिस्ट, उसमें जो मैटर्स हैं, उसमें जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पर जो है दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं. both the parliament and state legislature, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है उन पे, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है. तो मतलब संसद भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी बना सकता है. सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं उसमें विद रिस्पेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट मैटर्स. इट हैज़ 52 सब्जेक्ट्स लाइक मैरिज, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. मैरिज, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स होते हैं. The parliament and the state legislature have power to make laws with respect to goods and services tax. Goods and services tax जो GST है उस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं. The power to make laws with respect to residuary subjects is with the parliament. जो रेजिडरी सब्जेक्ट है, अभी हमने देखा स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं. अब जो सब्जेक्ट इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है
जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, जो बच गए हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, उन पर कौन लॉ बनाएगा? उन पर लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। तो स्टेट लिस्ट के जो मैटर है उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल यूनियन लिस्ट के मैटर्स पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है। कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर भी, पार्लियामेंट भी, स्टेट भी, सेंटर भी। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑन कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट भी हमने देखा कि कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे तो स्टेट भी, सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकते हैं, सेंटर भी, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकती है। तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उस पर सेंटर कह रहा है कुछ और लॉ बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि उस पर कुछ और लॉ बनाना है, तो दोनों में अगर मतभेद हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो उस केस में कौन सा लॉ बनेगा? जो सेंटर कह रही है वो, या जो स्टेट कह रहे हैं वो? इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ ऑन अ कंकरेंट लिस्ट मैटर, कंकरेंट लिस्ट के किसी मैटर पे सेंट्रल लॉ और स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब सेंट्रल लॉ कुछ और कह रहा है, स्टेट लॉ कुछ और कह रहा है, कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ, तो उस केस में जो सेंटर जीतेगा, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ, जो सेंट्रल लॉ है वो माना जाएगा। ठीक है। अगर सेंट्रल लॉ अलग है, सेंटर ने कुछ और लॉ बनाया, स्टेट ने कुछ और लॉ बनाया कंकरेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे, तो जो सेंटर का लॉ है, जो सेंटर कह रहा है वो होगा, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स इन दैट मैटर। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। If the state law is reserved for the consideration of the president and has received his assent, then the state law prevails in that state. अगर स्टेट लॉ कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, ठीक है, अभी हमने देखा सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सेंटर लॉ प्रिवेल, सेंटर लॉ जीतता है। लेकिन अगर स्टेट लॉ कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट क्या बताएंगे इसमें, इसको पास करना है कि नहीं, ये लॉ बनना चाहिए कि नहीं, इन हैड रिसीव्ड हिज असेंट, और प्रेसिडेंट उसको अपनी स्वीकृति मंजूरी दे देते हैं, देन द स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन दैट स्टेट। तो अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे और उससे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई, प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिल गई, तो वो स्टेट लॉ बनेगा, देन द स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन दैट स्टेट। उस केस में फिर सेंट्रल लॉ नहीं होगा, स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन दैट स्टेट। बट द पार्लियामेंट कैन ओवरराइड सच अ लॉ बाय सब्सिक्वेंटली मेकिंग अ लॉ ऑन दैट मैटर। तो पार्लियामेंट, स्टेट लॉ तो बन गया, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई स्टेट को, तो वो लॉ बन गया इस केस में, लेकिन पार्लियामेंट उस लॉ को ओवरराइड कर सकते हैं बाय मेकिंग सच अ लॉ, बाय सब्सिक्वेंटली मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर, उसी मैटर पे, उसी मुद्दे पे कोई और लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, सेंट्रल लॉ जीतेगा, लेकिन अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो वो स्टेट लॉ बन जाएगा उस मैटर पे। लेकिन उस स्टेट लॉ को पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ तो बन चुका है, लेकिन वो नया लॉ बना सकती है उसी मैटर पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। सेंटर स्टेट रिलेशंस हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, लॉ मेकिंग जो सब्जेक्ट है उनको कैसे बांटा गया है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इंश्योरेंस, ये सब मैटर्स पे। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की जो विधायिका है वो लॉ बना सकती है ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, इनके लिए स्टेट लॉ बना सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। जीएसटी का जो मैटर्स है उस पर दोनों सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं,
और जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट हैं जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, द स्टेट लिस्ट में ना, यूनियन लिस्ट में ना, कंकरेंट लिस्ट में, उन पे पार्लियामेंट लॉ बनाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑन करंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, अभी हमने देखा अगर स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। और उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, प्रेसिडेंट की मंजूरी स्वीकृति मिल जाती है स्टेट लॉ को, तो उस केस में स्टेट लॉ बन जाएगा कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में। अब स्टेट लॉ तो बन गया, पार्लियामेंट जो लॉ बन चुका उसको नहीं बदल सकती, लेकिन एक नया लॉ बना सकती है उसी सेम सब्जेक्ट पे। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. See you soon.